ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों की। अदिति चौहान ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। एक तरह से हंसा और दूसरों का जीवन और मृत्यु तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। अगर तुम उन्हें अपनाते हो तो वे जिएंगे, अगर नहीं तो परिणाम स्पष्ट है। मैं बस प्रीति के लिए गुहार लगा सकती हूँ, यही मेरे अधिकार की सीमा है। गुप्त विभाग को संदेह है कि वीर ही संहारक है, लेकिन अदिति यह नहीं जानती। अगर उसे पता होता तो वह उछल पड़ती और चिल्लाती, वीर संहारक हो ही नहीं सकता, वह कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। सवाल ही नहीं उठता कि वीर संहारक है। दरअसल ऐसी व्यवस्था करने के पीछे गुप्त विभाग के अपने विचार थे। मिली जानकारी के आधार पर अगर वीर वास्तव में संहारक है तो वीर के पास भी हंसा और दूसरों जैसे ही अनुभव हैं, और वीर बस चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संहारक द्वारा नियंत्रित दिव्य मर्म चिकित्सा काफी चमत्कारी है। यह मुख्य रूप से एक व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाती है। अगर हंसा और अन्य लोग अभी जैसे हैं वैसे ही रक्त गुलाब संगठन से लड़ते हैं तो वे अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। लेकिन अगर वे संहारक द्वारा प्रशिक्षण से गुजरते हैं तो उनकी क्षमताओं में काफी सुधार होगा, जो स्वाभाविक रूप से रक्त गुलाब संगठन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। गुप्त विभाग ने अदिति को संदेह के बारे में नहीं बताया, इस इरादे से कि अदिति और वीर अपने रिश्ते को जारी रखें। ये संहारक को और लुभाने के लिए महत्वपूर्ण था। बेशक ये सब इस संदेह पर निर्भर करता है कि यह सही है कि वीर वास्तव में संहारक है, अन्यथा ये चीजें बिखरने के लिए ही बनी हैं। प्रीति के मामले में तुम चाहते थे कि मैं उसकी सहायता करूं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब तुम्हारी बारी है आगे आने की। मुझे नहीं लगता कि तुम हंसा और दूसरों के भाग्य को अनदेखा करोगे, अदिति ने वीर को देखते हुए कहा। उसने सभी संदेहों का दोष इस बात पर मढ़ दिया कि गुप्त विभाग वीर को भर्ती करना चाहता है, और इससे आगे कुछ नहीं सोचा। एक संक्षिप्त झटके के बाद हंसा के घुटने कमजोर पड़ गए और वह वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गई, विनती करते हुए, मैं आपकी पहचान या पृष्ठभूमि नहीं जानती, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमें अपना लें और हमें पूरा करें। हम अपनी जान देकर आपकी कृपा चुकाने की शपथ लेते हैं। के 12 सदस्य हैं। K1 एक गुप्त बोली बोलने वाली महिला है, वह तुम्हारे दायरे में नहीं है। प्रीति का भाग्य पहले ही तय हो चुका है। अब हंसा सहित 10 महान सुंदरियां हैं और उनका जीवन तुम्हारे हाथों में है। ये तुम पर निर्भर है, अदिति ने वीर को देखते हुए कहा, जो हिचकिचाहट दिखा रहा था, बिना आग्रह किए बल्कि फायदे और नुकसान समझाते हुए। जब सैनिक आएंगे तो उन्हें रोक लेंगे, जब पानी आएगा तो उसे मिट्टी से ढक देंगे। चलो अस्थायी रूप से उन्हें अपना लेते हैं। हालांकि मेरी पहचान का पता लगाने की कोशिश करना एक सपना है, वीर ने मन में सोचा। वह हंसा और दूसरों को लावारिस नहीं छोड़ेगा। चूंकि उसके पास इन लोगों को बचाने की क्षमता थी तो वह उनकी सहायता भी कर सकता था। जब तक वह सावधान रहेगा, उसके पीछे की आंखें ये पता नहीं लगा सकती कि वह संहारक है। खड़ी हो जाओ, वीर ने शांति से कहा, जैसे कि उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो और उसके दिल का भारी पत्थर अपनी जगह पर आ गया। चूंकि उस पर संदेह पैदा हो गया था, छिपना असंभव था, इसलिए उसने प्रवाह के साथ जाना ही बेहतर समझा। धन्यवाद, मैं ये जीवन रक्षक कृपा कभी नहीं भूलूंगी, हंसा ने उठते हुए उत्साह से कहा। वीर ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर मैं उन्हें अपनाता हूं तो वे बाद में कहाँ रहेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम्हें अभी विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में केवल हंसा है। दूसरों को शामिल करने के लिए पहले मेरे साथ दूसरों को पकड़ने के लिए चलो और फिर हम उन्हें उनके अतीत को याद करने देंगे। उस समय हम रहने की व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं, अदिति ने असहाय रूप से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। मेरी राय में तुम अनावश्यक रूप से चिंता कर रहे हो। हवेली के बाहर छोटी इमारत हमेशा खाली रही है और न केवल आवास की समस्या का समाधान कर सकती है, बल्कि थोड़े से पैसे से उसे सजाकर एक तैयार प्रशिक्षण अड्डा बन सकता है। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ दांव पेंच सिखाओ, लेकिन कभी समय नहीं मिला। जब मुझे बाद में अवसर मिलेगा तो मैं तुमसे एक दो दांव सीखने आऊंगी, और अब अभ्यास के लिए साथी भी आसानी से उपलब्ध हैं। जैसे ही अदिति ने बात की, उसने हंसा को बांधने वाली जंजीरें हटा दी। चलो चलें, अदिति ने पुकारा। हंसा पहले चली और वीर केवल अनिच्छा से पीछा कर सका। अदिति को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि हंसा गलत व्यवहार करेगी। इस समय हंसा रक्त गुलाब संगठन के लिए घृणा से भरी थी, फिर भी वह अपने परिवार को देख सकती थी और अपना बदला ले सकती थी, अपने ऊपर हुए खून के कर्ज का न्याय मांग सकती थी। वीर का अनुसरण करना ही एकमात्र रास्ता था, उसके पास कोई और विचार नहीं बचा था। अदिति के गुप्त विभाग का सामना करना या जल्दबाजी में बदला लेना न केवल नासमझी थी, बल्कि इस स्थिति में गुप्त विभाग की निर्दयी पकड़ से बचना भी संभव नहीं था। तीनों अदिति की विशेष सैन्य गाड़ी में सवार हुए और रात में हंसा के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़े। कार एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकी। ये वास्तव में एक चालाक शत्रु है जो इस तरह के अपार्टमेंट में रहता है।
जब तक वे सावधान रहते हैं, यात्रा करते समय अपनी असली पहचान छिपाते हैं, दूसरों को संदेह नहीं होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये पूरा अपार्टमेंट रक्तकपाल द्वारा व्यवस्थित किसी नाम के तहत है ना? अदिति ने अपार्टमेंट को देखा, काफी हैरान थी। हंसा ने धीरे से कहा, अपार्टमेंट में एक चेतावनी सिस्टम और मॉनिटर लगे हैं जो व्यापक निगरानी प्रदान करते हैं। चूंकि प्रीति को पकड़ लिया गया था, स्थिति का अनुमान मेरे जैसा ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं बदला होगा। रक्तकपाल को विश्वास है कि न तो मैं और न ही प्रीति गुप्त विभाग को धोखा देंगे और इस तरह हमें बेच नहीं सकते। हालांकि अपार्टमेंट का सिस्टम पूरी तरह से K1 द्वारा नियंत्रित है, इसलिए किसी के लिए भी चेतावनी सिस्टम को चालू किए बिना मॉनिटर को बाईपास करना असंभव है। ये सिस्टम सेटअप किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना को रोकने के लिए थे। अपार्टमेंट वह जगह है जहां के सदस्य रहते हैं। K1 की पहचान अत्यंत गोपनीय है और वह दूसरों के साथ एक ही मंजिल पर नहीं है। जहां तक K1 किस कमरे में रहती है, दूसरों को नहीं पता। तो इस अभियान का मुख्य कार्य K1 को जीवित पकड़ना और दूसरों को बचाना है, क्योंकि केवल K1 ही जानती है कि रक्तकपाल कौन है, और हंसा सहित अन्य लोग K1 के आदेशों का पालन करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? अदिति ने राय के लिए वीर से परामर्श किया। अगर हम अपार्टमेंट के सिस्टम में घुसने में समय लगाते हैं, तो हम चुपचाप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अब हम केवल जबरदस्ती घुस सकते हैं, वीर ने कहा। किसने कहा कि कोई तैयारी नहीं थी? जब से तुम्हारी हैकिंग स्किल्स के बारे में पता चला है, मैंने आपात स्थिति के लिए अपनी कार में तुम्हारी जरूरत की हर चीज रख ली है। अब वे काम आ रही हैं, अदिति ने कहा, कंप्यूटर सहित कई उपकरण निकालते हुए। वीर ने अपार्टमेंट के सिस्टम में हैकिंग शुरू कर दी। वीर के निर्देशों का पालन करते हुए अदिति ने सहयोग किया। हंसा एक तरफ खड़ी होकर आश्चर्य से देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, वह एक हैकर विशेषज्ञ भी था। जल्द ही वीर ने अपार्टमेंट के सिस्टम में हैक कर लिया। हालांकि वीर की हरकतों का पता माया को भी चल गया। K12 और K8 से जुड़ी घटनाओं के बाद माया K1 और दूसरों की किसी भी हलचल पर कड़ी नजर रख रही थी। तुरंत माया ने अपार्टमेंट के अंदर K1 को चेतावनी दी, एक निर्देश के साथ, पीछे हटने के लिए। रक्तकपाल सावधानी से काम करती थी। माया के अस्तित्व के बारे में के सदस्यों में से केवल K1 को ही पता था। इस प्रकार हंसा द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी के साथ माया ने समय से पहले आने वाले खतरे को महसूस कर लिया। वीर और अन्य दो चुपचाप अपार्टमेंट में दाखिल हुए। हंसा जानती थी कि दूसरे कहां रहते हैं, इसलिए उसके लिए हर लक्ष्य के कमरे में घुसना आसान था। जबकि सदस्यों ने दरवाजा खोला, तो उनका स्वागत वीर के मुक्कों से हुआ, हर एक को एक मुक्का, जिससे वे सब बेहोश हो गए। जल्द ही अन्य सभी के सदस्यों को भी काबू में कर लिया गया। इस दौरान थोड़ी लड़ाई हुई, लेकिन कोई भी वीर का मुकाबला नहीं कर सका। K2 सहित 9 खूबसूरत महिलाओं को वश में करने के बाद तीनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के K1 के संभावित निवास की ओर रुख किया। उन्होंने उन सभी कमरों की तलाशी ली जहां K1 रह सकती थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। K1 कहीं नजर नहीं आई। एक कमरे में उन्हें खिड़की पर रस्सियां मिलीं, जिससे पता चलता था कि K1 भाग गई थी। धत्तेरे की, सोचा भी नहीं था कि वह गुप्त बोली बोलने वाली औरत भाग जाएगी, अदिति ने गुस्से में कहा। उन्होंने रक्तकपाल को पकड़ने के अंतिम लक्ष्य के साथ इतनी मेहनत की थी, और अब एकमात्र व्यक्ति जो रक्तकपाल के ठिकाने को जानता था, उनकी नाक के नीचे से भाग गया। वे गुस्सा क्यों ना होते? वह जितने अधिक सुराग छोड़ेगी, हम रक्तकपाल को पकड़ने के उतने ही करीब होंगे, वीर ने हल्के से कहा। हमने जो हंगामा किया वह छोटा था, इसलिए तार्किक रूप से उसे पहले से कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था। हंसा ने भौहें सिकोड़ ली, इस बात से हैरान कि K1 को कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। वह भी K1 के लिए तीव्र घृणा रखती थी और इस हत्यारे को इतनी आसानी से भागते हुए देखने को तैयार नहीं थी। शायद उनके विशेषज्ञ हैकर ने अपार्टमेंट सिस्टम में मेरी घुसपैठ का पता लगा लिया, जिसने K1 को सचेत कर दिया, वीर ने विश्लेषण किया। वह किसी और संभावना के बारे में नहीं सोच सकता था। कौन सा हैकर विशेषज्ञ? क्या ऐसा हो सकता है कि रक्तकपाल के पास एक हैकर विशेषज्ञ हो? हंसा इस बात से अनजान थी। अदिति ने असहाय होकर कहा, चलो अब इस बारे में बात न करें। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने रक्तकपाल के सभी प्रमुख अधीनस्थों को पकड़ लिया है। रक्तकपाल को पकड़ना केवल समय की बात है। हंसा के प्रश्न के लिए न तो वीर और न ही अदिति ने आगे कोई स्पष्टीकरण दिया। ये समझ में आता है कि सदस्यों में से केवल K1 ही रक्तकपाल की पहचान जानती थी, जो रक्तकपाल की सतर्कता को रेखांकित करता है। अपने पास एक हैकर विशेषज्ञ रखना स्वाभाविक रूप से एक रहस्य था। रक्तकपाल इतनी गहराई से छिपी हुई थी, एक विशाल मानव तस्करी का जाल चला रही थी, जो रक्तकपाल के तरीकों की जटिलता और चालाकी को उजागर करता है। माया ने जब अपार्टमेंट के सिस्टम में सेंध लगने का पता लगाया, तो उसने जल्दी से यह निर्धारित कर लिया कि यह वीर का काम है।
इसे उजागर हुए अपार्टमेंट से जोड़कर उसने के1 से आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द पीछे हट जाए ताकि वीर से सामना होने के बाद कैदी बनने से बच सके। रक्त कपाल की सुरक्षा के लिए यह एक आवश्यक कार्रवाई थी। तथ्यों ने साबित कर दिया कि माया की सावधानी निरर्थक नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमानी थी। अगर के1 का सामना वीर से होता तो परिणाम प्रेडिक्टेबल होता। के1 निश्चित रूप से मुकाबला नहीं कर पाती। के1 भी अपने मिशन के महत्व को जानती थी, इसलिए वह दूसरों को चेतावनी दिए बिना ही भाग गई। हॉल में थोड़ी देर बाद अदिति और हंसा ने बेहोश के सदस्यों को एक साथ इकट्ठा किया। कुछ प्रयास के बाद उन्होंने 9 लोगों को बांध दिया। अब ये तुम पर है। अदिति ने वीर को जल्दी से काम करने का इशारा किया, अपनी चमत्कारी चिकित्सा कौशल का उपयोग करके उन्हें उनके बचपन को याद दिलाने में सहायता करने के लिए। इस समय हंसा की आंखें अभी भी सदमे से भरी थीं। दूसरों को बेहोश करने की प्रक्रिया सरल और क्रूर थी, पूरी तरह से निर्बाध, क्योंकि के2 और अन्य सभी आसानी से बेहोश हो गए थे। उसके कौशल, मुझे नहीं पता कि वे किस हद तक शक्तिशाली हैं। मैंने उसके जैसा दुर्जय व्यक्ति कभी नहीं देखा, हंसा ने आश्चर्य में कहा। वीर के प्रति उसकी अभिव्यक्ति अनजाने में बदल गई। 9 लोग हंसा की तरह सभी प्रशिक्षण अड्डे पर पले बड़े थे, जहां वे लाखों लोगों के बीच जीवित रहने तक जीवन और मृत्यु के प्रतिद्वंद्वी थे। अनगिनत जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरते हुए वर्तमान 12 के सदस्यों का गठन किया। 12 के सदस्यों के गठन के बाद से वे एक टीम बन गए, जिसमें केवल के1, वह गुप्त बोली बोलने वाली महिला, रक्त गुलाब संगठन द्वारा नियुक्त की गई थी। अन्य सदस्य भारत से ली गई लड़कियां थीं। 9 लोगों के बेहोश होने का लाभ उठाते हुए वीर ने दिव्य मर्म चिकित्सा लागू की। हर व्यक्ति दर्द की उत्तेजना से जाग गया। 1 घंटे बाद 9 लोग कठपुतलियों की तरह जमीन पर बैठे थे, स्तब्ध। 9 में से कुछ निराश थे, कुछ हैरान और खोए हुए थे, और कुछ हंसा की तरह बदला लेने के लिए चिल्ला रहे थे। सभी 9 बिना किसी अपवाद के अपने अतीत को याद कर चुके थे, अब जानलेवा इरादे और गुस्से से भरे हुए थे। हंसा ने धैर्यपूर्वक बगल में सलाह दी जब तक कि 9 धीरे धीरे शांत नहीं हो गए, ये जानकर कि वे गुप्त विभाग के हाथों नहीं मरेंगे और उन रिश्तेदारों से मिल सकते हैं जिन्हें वे देखने से डरते थे फिर भी उत्सुकता से देखना चाहते थे। 9 महिलाएं शांत हो गईं, वीर को हंसा की तरह अपना उद्धारकर्ता मानकर। वे नहीं जानते थे कि अदिति का गुप्त विभाग वीर के साथ क्या करने का इरादा रखता है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ अज्ञात था। हालांकि वीर ही वह था जो उनके जीवन और भाग्य को नियंत्रित कर सकता था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उन्हें ये याद दिलाने में सहायता की कि वे कौन थे। ये कर्ज बहुत बड़ा था। तारांकन तारांकन तारांकन। इस बीच माया ने आराम कर रही रक्त कपाल को जगाया। रक्त कपाल का आकर्षक शरीर पतली रात की पोशाक के नीचे से हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। इस समय उसने गहरी भौहें सिकोड़ लीं, ये जानते हुए कि कुछ हुआ होगा, अन्यथा माया उसे परेशान नहीं करती। क्या बात है? रक्त कपाल ने एक कठोर चेहरे के साथ पूछा। अपार्टमेंट में सेंध लग गई है, मैंने पहले ही के1 को पीछे हटने का आदेश दे दिया है, माया ने अपने विश्लेषण के आधार पर समझाया। मेरी राय में के8 ने हमें धोखा दिया, जिससे वीर अपार्टमेंट तक पहुंच गया। मैंने वीर की हैकिंग स्किल्स देखी हैं, इसलिए मैं निश्चित हूं। वीर के अपार्टमेंट सिस्टम में सेंध लगाने के बाद मुझे कुछ गड़बड़ लगी। अब मैं अपार्टमेंट की स्थिति से अनजान हूं, जिसका मतलब है कि वे गंभीर खतरे में हैं। क्या के8 हमें धोखा दे सकती है? क्या मेरे भरोसेमंद सहयोगी पूरी तरह से खो जाएंगे? मैं भविष्य में कैसे प्रबंधन करूंगी? रक्त कपाल का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ये असंभव बातें अचानक प्रकट हो गईं, उसे अभिभूत कर दिया और उसका दिमाग भन्ना रहा था। वीर, ये वही है। फिर से रक्त कपाल गुस्से से उबल पड़ी, उसका नाजुक चेहरा बर्फीला हो गया, जिसमें तलवार जैसा जानलेवा इरादा था। अब दोष देने का कोई मतलब नहीं था। जल्दी में उसने पूछा, क्या के1 की कोई खबर है? जब तक के1 बच निकलती, उसकी पहचान के उजागर होने का खतरा नहीं था। एक पल में माया का चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसे के1 से एक संदेश मिला। के1 बहुत सुरक्षित है, दूसरों का पता नहीं। वीर, मैं तुम्हें पीसकर धूल चटा दूंगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। रक्त कपाल थोड़ी आश्वस्त थी, लेकिन वीर के प्रति जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। उसका पूरा अस्तित्व तीव्र जानलेवा इरादे से उबल रहा था। पलक झपकते ही एक और रात बीत गई। अदिति की सैन्य गाड़ी हवेली के बाहर खड़ी थी, और हंसा के साथ 10 महिलाएं पिछली 2 पंक्तियों में ठूंस कर बैठी थीं, एक एक करके कार से उतर रही थीं। वीर, मैं इन सुंदरियों को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मुझे कुछ आराम की जरूरत है, इसलिए मैं पहले निकल रही हूँ। अदिति ने जम्हाई ली और आराम से गाड़ी चलाकर चली गई। उसे विश्वास था कि हंसा और अन्य लोग कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे, इसलिए वह काफी निश्चिंत थी, बिना किसी विशेष चेतावनी या निर्देश के। वीर ने 10 महिलाओं पर एक नजर डाली, असहायता का भाव दिखाते हुए। उसकी नजर अनजाने में आकाश के ऊपर शून्य पर चली गई।
वह जानता था कि सैटेलाइट लगभग उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। आन्या सिंघानिया और सान्या सिंघानिया पहले ही जाग चुकी थीं, और जब वीर 10 महिलाओं को हवेली में लाया तो वे एक दूसरे से टकरा गए। 1, 2, 3, 10। सान्या ने अपना मुंह टेढ़ा करके गिना, पूरी तरह से भ्रमित होकर बोली, वीर, यह क्या हो रहा है? इन 10 सुंदरियों का क्या मामला है? क्या अदिति कल रात सिर्फ एक को नहीं लाई थी? ये 10 कैसे हो गईं? आन्या की नजर में पूछताछ भरी थी जब उसने वीर को देखा, आगे की व्याख्या की प्रतीक्षा कर रही थी। वे प्रीति जैसी ही स्थिति में हैं। अब कोई मुझे उन्हें अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है, वरना उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा और वे मौत से नहीं बच पाएंगी। वीर ने धीरे से कहा। क्या अच्छी समस्या है, 10 खूबसूरत महिलाओं को अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सान्या की आंखें संदेह से चौड़ी हो गईं। वह हंसा और 10 महिलाओं के चारों ओर घूमी, उसकी आंखों में चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। आन्या सोचने लगी। वह स्थिति की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ थी। अदिति के पीछे का गुप्त विभाग हमेशा वीर की वास्तविक स्थिति की जांच कर रहा था। मौत की सजा पाए 10 महिलाओं को माफ कर पाना सिर्फ वीर को उन्हें अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए था। स्पष्ट रूप से, स्थिति उतनी सरल नहीं थी। यह अनुरोध, यह अदिति ने नहीं किया था, है ना? आन्या ने गंभीरता से पूछा। नहीं, उसके पास इतना अधिकार नहीं है। वीर ने स्पष्ट रूप से कहा। उन्हें अपनाने से कोई समस्या तो नहीं होगी। आन्या को चिंता थी कि इससे वीर को परेशानी हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं संभाल सकता हूँ। वीर हंसा और 10 महिलाओं के जीवन और मृत्यु को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हंसा और 10 महिलाओं को पहले से ही सिंघानिया बहनों के बारे में कुछ जानकारी थी। पहले, वीर उनका बड़ा दुश्मन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें वीर के आसपास के लोगों के बारे में अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ता था। इसके अलावा, इन दोनों बहनों की प्रतिष्ठा के साथ उनके बारे में जानकारी का एक गुच्छा इकट्ठा करना कठिन नहीं होगा। इस समय, वीर और आन्या के बीच सरल बातचीत सुनकर 10 महिलाओं को तेजी से एहसास हुआ कि अगर वीर उन्हें अपना सकता है, तो वे मौत से बच सकती हैं। इसके पीछे कुछ छिपे हुए रहस्य होने चाहिए, और शायद सभी जड़ें वीर के साथ थीं। प्रीति की तुलना में वे बहुत भाग्यशाली हैं। अपनाए जाने का मतलब है कि वे सुरक्षित हैं। ऐसा सौभाग्य मिलना मुश्किल है। सान्या ने अपनी खूबसूरत आंखों में एक चमक के साथ कहा, आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाते हुए, ये शीर्ष स्तर की हत्यारे हैं और महान सुंदरियां भी। वीर, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। आन्या ने अपनी बहन के आशावादी दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया और वीर को देखकर पूछा, तुम उन्हें कैसे बसाने की योजना बना रहे हो? उन्हें अस्थायी रूप से हवेली के बाहर छोटी इमारत में रहने दो। वीर ने लापरवाही से कहा। आन्या ने इस विचार पर सहमति व्यक्त की। 10 महान सुंदरियों को छोटी इमारत में रखने से क्या उन्हें असुविधा नहीं होगी? इसके अलावा, छोटी इमारत में कोई बिस्तर नहीं है, और कमरे काफी गंदे हैं। सान्या ने हंसा और 10 महिलाओं को खुशी भरी आंखों से देखा। यह असुविधाजनक नहीं है, बिल्कुल नहीं। हंसा और 10 महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से कहा। वर्तमान में, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वीर ने उनकी जान बचाई और उन्हें अतीत की याद दिलाई। इसके अलावा, अगर भविष्य में कोई मौका मिला, तो वे रक्त गुलाब संगठन से बदला भी ले सकती थीं। इस तरह की कृतज्ञता ने उन्हें वास्तव में वीर को एक उपकारक के रूप में देखने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम्हें अपनी जगह सजाने में मेरी सहायता की जरूरत है? सान्या ने बड़ी चिंता से पूछा। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, हम इसे खुद संभाल सकती हैं। हंसा ने जल्दी से कहा। वीर ने 10 महिलाओं को देखा और चेतावनी दी, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो, तो मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा। अगर तुम जाना चाहती हो, तो तुम्हारे जीवन या मृत्यु का मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। चूंकि तुमने रहने का फैसला किया है, हवेली का सुरक्षा कार्य तुम्हें सौंप दिया जाएगा। हमें वैसे भी अंगरक्षकों की कमी है, तो तुम काम चला लोगी। वीर को 10 महिलाओं की पसंद के बारे में चिंता नहीं थी। स्थिति इस पर आ गई थी, और वह केवल उन्हें अंगरक्षक के रूप में सेवा करने दे सकता था। भविष्य में, अगर आन्या और उसकी बहन बाहर गईं और वह आसपास नहीं था, तो हंसा जैसे किसी के होने से वह अधिक निश्चिंत रहेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एक काम देकर और उन्हें व्यस्त रखकर, ये 10 महिलाओं को बसने में भी सहायता कर सकता है। निश्चिंत रहें, हमारे मन में कोई दूसरा विचार नहीं आएगा। आपके पास जो भी काम है, बस हमें संभालने दें। 10 महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और फिर एक आम सहमति पर पहुंची। तुम्हारे परिवार और घर पर और कौन है, इसके बारे में अदिति जानकारी भेज देगी। तब तक, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो, तो तुम खुद फैसला कर सकती हो। वीर ने कहा। जब इस विषय पर बात आई, तो 10 महिलाओं के भाव जटिल हो गए। वे सबसे ज्यादा ये जानना चाहती थीं कि उनके माता पिता अब कैसे हैं, उनके भाई बहन कैसे हैं, और क्या उनका परिवार ठीक है।
हालांकि वे इस तरह के चौंकाने वाले तरीके से अचानक अपने परिवार के आसपास दिखाई देने से भी सबसे ज्यादा डरती थीं। 10 महिलाएं हवेली छोड़कर छोटी इमारत में बसने चली गईं। वीर और आन्या कंपनी के लिए निकल पड़े। सान्या भी खाली नहीं बैठी थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह हंसा और दूसरों से बातचीत करने चली गई। सिंघानिया ग्रुप के प्रवेश द्वार पर जैसे ही कार रुकी, वीर को एक टेक्स्ट मैसेज मिला। ये रिया वर्मा से भेजा गया था, लेकिन सामग्री को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से रिया वर्मा ने खुद नहीं भेजा था, बल्कि किसी और ने उसके फोन का उपयोग किया था। भिंगारी रोड, सीमेंट फैक्ट्री, आधे घंटे के भीतर मौके पर पहुंचो। अकेले आओ, पुलिस नहीं, वरना बस रिया वर्मा का शव इकट्ठा करने के लिए तैयार रहो। इस तरह के संदेश ने वीर की भौहों को कसकर सिकोड़ दिया और उसके दिल में एक जानलेवा इरादा उमड़ पड़ा। क्या हुआ? आन्या ने अधीरता से पूछा। रिया वर्मा के साथ कुछ हुआ है। तुम पहले कंपनी जाओ, मैं जाकर इसे संभालता हूं, वीर ने कहा। आन्या ने आगे नहीं पूछा, बल्कि सलाह दी, सावधान रहना। वीर के भाव से उसने अनुमान लगाया कि रिया वर्मा मुश्किल में है। अन्यथा वीर का चेहरा इतना गंभीर नहीं दिखता। वीर गाड़ी चलाकर चला गया, उसकी आंखें घने जानलेवा इरादे से भरी थीं। रिया वर्मा पर हाथ डालने की हिम्मत करने वाले ने पहले ही उसके मारने के इरादे को भड़का दिया था, और चाहे वह कोई भी हो, वह उसे जाने नहीं देगा। आन्या ने कार को नजरों से ओझल होते देखा और सोचा, आखिर कौन रिया वर्मा को निशाना बनाने की हिम्मत करेगा, इतनी हिम्मत। वास्तव में रिया वर्मा का उपयोग करके वीर को धमकी देने वाला व्यक्ति विक्रांत खन्ना था, जिसने युक्ति मंत्री को किसी को ये काम करने के लिए भेजा था। यहां तक कि रोहन मेहरा ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन उसका लक्ष्य विक्रांत खन्ना से अलग था। रोहन मेहरा ने शिखा मेनन को निशाना बनाया। उम्मीद है कि शिखा मेनन का उपयोग करके आन्या को मजबूर किया जाएगा और फिर वीर को उकसाया जाएगा। सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे जो वीर के खिलाफ जानलेवा इरादे रखते थे। रक्त कपाल की मेहनत से तैयार की गई हत्या की साजिश भी चुपचाप सामने आ रही थी। सीमेंट फैक्ट्री, वीर भारी कदमों से प्रकट हुआ, जानलेवा इरादे में लिपटा हुआ। रिया वर्मा की सुरक्षा के लिए चिंतित, वह असाधारण रूप से सावधान था। उसकी सुनने की शक्ति अद्भुत थी, जो उसके चारों ओर की हर हरकत को पकड़ रही थी। जल्द ही उसने 7 आदमियों को देखा जिनके चेहरे पर क्रूर भाव थे। इन 7 आदमियों का नेतृत्व सोंग यांग कर रहा था, जो एक वांछित अपराधी था जिसने एक बड़ा अपराध किया था और छिपकर जीवन जी रहा था, जब तक कि कोई उसके पास नहीं आया और उसे कुछ करने के लिए कहा, अन्यथा वे उसे पुलिस को सौंप देंगे। उसके बगल में 6 लोगों पर भी इसी तरह हत्या के मामले थे। दूसरे की दुर्जय पृष्ठभूमि को देखते हुए सोंग यांग और उसके लोगों को केवल समझौता करना पड़ा। इसके अलावा अनुरोध सरल था, बस किसी को मारना था और उन्हें एक सुंदर इनाम मिलेगा। इसलिए परामर्श के बाद सोंग यांग और अन्य लोगों ने कार्य स्वीकार कर लिया। तुम आ गए। सोंग यांग की आंखें एक जहरीले सांप की तरह ठंडी थीं, वीर को घूर रही थी। उसका भाव बर्फीला और शातिर था। अन्य 6 आदमी छुरे पकड़े हुए जानलेवा इरादे से वीर के पास पहुंचे और तुरंत उसे घेर लिया। वीर ने रिया वर्मा के कोई निशान नहीं देखे। अपनी चिंताओं को दबाते हुए उसने सोंग यांग और दूसरों को देखा और देखा कि सोंग यांग 7 लोगों में नेता था। वीर ने उसे तिरस्कार से देखा, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रिया वर्मा के ठिकाने का पता न होने के कारण उसे सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ा। वह लड़की कहाँ है? वीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, इन 2 शब्दों को अपने दांतों के बीच से निचोड़ते हुए। उसे अब केवल रिया वर्मा की स्थिति की परवाह थी। वह इन लोगों को सेकंडों में मार सकता था। सोंग यांग और उसके आदमी उसकी नज़र में पहले ही मर चुके थे, लेकिन वह रिया वर्मा की सुरक्षा की पुष्टि करने से पहले किसी को मारना नहीं चाहता था। लड़की? कौन सी लड़की? सोंग यांग ने ठंडी और शातिर मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, तुम निश्चित रूप से यहां दिखाई दोगे और मेरा काम तुम्हें मारना है। सोंग भाई, इस सुंदर लड़के के साथ शब्द क्यों बर्बाद करें, चलो इसे काट डालते हैं, पैसा लेते हैं और छिपकर अपने दिनों का आनंद लेते हैं। चिंता करने की क्या बात है? एक हटे कट्टे आदमी ने उपहास से देखा, उसकी आंखों में खून की प्यास भरी हुई थी। सच है, इसे काट डालो और हम सुरक्षित रहेंगे। सोंग यांग ने अपने होंठ चाटे। हटे कट्टे आदमी ने उपहास किया और कहा, सोंग भाई, मुर्गी मारने के लिए बैल के चाकू की जरूरत नहीं है। मैं उसके जैसे एक सुंदर लड़के को कुछ ही समय में खत्म कर सकता हूँ। आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मार सकता हूँ। इसके साथ ही हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा, उसका छुरा शून्य में वीर की ओर झपटा। ये वार तेज था, एक घातक निर्णायकता लिए हुए। अगर लगता तो निश्चित मौत होती, बचने का कोई मौका नहीं होता। मौत को बुलावा। वीर की आंखें ठंडी हो गईं, उसने तुरंत एक लात मारी, जो सीधे हटे कट्टे आदमी के पेट पर लगी। आह! हट्टा कट्टा आदमी दर्द से चीखा, हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ उसका शरीर एक झींगे की तरह उड़ गया, दीवार से जा टकराया, फिर नर्म मिट्टी के ढेर की तरह ढह गया, तुरंत मर गया, जीवन से रहित। सोंग भाई, ये तो कठोर है।
दूसरे कुछ चौंक गए। सब एक साथ, मार डालो इसे। सोंग यांग की नजर झिलमिला गई, अब पीछे हटने में असमर्थ, उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक पल में सोंग यांग और उसके आदमी एक साथ चले, छुरे लहराते हुए, वीर की ओर वार करते हुए। बैंग बैंग बैंग, हड्डियों के टूटने की कुरकुरी आवाजों के साथ लाशें एक के बाद एक उड़ गईं। वीर का शरीर एक भूत की तरह तेजी से झिलमिलाया, कुछ ही पलों में सभी पांच मर गए, एक सांस भी नहीं बची। थू, केवल सोंग यांग बचा था, खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इस समय सोंग यांग घबराहट से भरा हुआ था, हद से ज्यादा भयभीत, यह विश्वास करने में असमर्थ कि किसी की शक्ति इतनी दुर्जय हो सकती है। वह अभिमानी रहा था, एक हस्ती बनने के लिए क्रूरता पर निर्भर था, लेकिन वीर के हाथों में वह पूरी तरह से कमजोर था। विशेष रूप से यह सोचकर कि उसके गुर्गे लगभग एक साथ लात मारकर मारे गए और उनके शरीर एक साथ उड़ते हुए देखने का दृश्य, सोंग यांग भौंचक्का रह गया। उसे ये भी एहसास हुआ, वीर का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, अन्यथा वह पहले से ही एक लाश होता। बड़े भाई, मुझे बख्श दो, सोंग यांग ने भीख मांगी, अब हद से ज्यादा भयभीत। मैं बस अपना पेट पालने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मत मारो। वह लड़की कहाँ है? वीर ने ठंड से कहा। कौन सी लड़की? बड़े भाई, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ किसी को मारने के लिए आने का आदेश मिला, मुझे और कुछ नहीं पता। सोंग यांग ने डर से हकलाते हुए कहा। वीर ने सोंग यांग के सूक्ष्म भावों को पढ़ा और निर्धारित किया कि सोंग यांग वास्तव में कुछ नहीं जानता था। वास्तव में किसी ने सोंग यांग को पाया, उसे किसी को मारने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर आने का निर्देश दिया, लेकिन सोंग यांग को और कुछ नहीं पता था। वीर ने दबाव डाला, कौन? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? मुझे नहीं पता, उस व्यक्ति ने एक मुखौटा पहना था और खुद को गहराई से छिपाया था। मैं केवल इतना जानता हूं कि उनकी एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है, अन्यथा वे मुझे नहीं ढूंढ पाते। मैं एक वांछित अपराधी हूं, गहराई से छिपा हुआ, फिर भी उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। सोंग यांग ने वह सब कुछ उगल दिया जो वह जानता था, अब केवल जीवित रहने की उम्मीद कर रहा था, बाकी सब कुछ की परवाह किए बिना। मर जाओ। वीर का सोंग यांग को बख्शने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, बख्श। अचानक सोंग यांग की आवाज अचानक रुक गई। वीर ने सोंग यांग की छाती पर पैर रखा, उसे मार डाला। सोंग यांग अपनी आंखें खुली रखकर मरा, अनिच्छा से भरा हुआ। विक्रांत खन्ना के युक्ति मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इस हत्या के जाल की व्यवस्था की थी, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि सोंग यांग और उसके आदमी वीर के लिए कोई वास्तविक खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। इसलिए वीर को सीमेंट फैक्ट्री में लुभाना, सोंग यांग केवल एक आवरण के रूप में काम कर रहा था। असली हत्या का तंत्र सीमेंट फैक्ट्री के एक कोने में छिपा हुआ बम था। सोंग यांग को यह संभवतः पता नहीं था। अगर वीर सावधानीपूर्वक खोजता तो उसे निश्चित रूप से विसंगति मिल जाती, लेकिन रिया वर्मा के ठिकाने के बारे में चिंतित, वह जांच करने की मानसिकता में नहीं था और बिना किसी हिचकिचाहट के सीमेंट फैक्ट्री में घुस गया। सीमेंट फैक्ट्री से ज्यादा दूर नहीं, सड़क पर युक्ति मंत्री एक कार में बैठा था, एक संतुष्ट मुस्कान पहने हुए। ये खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। चाहे तुम कितने भी कुशल क्यों ना हो, एक बार जब बम फट जाएगा तो सिर्फ कंक्रीट भी तुम्हें जिंदा दफन कर सकता है। छोटे साहब विक्रांत से पंगा लेने की हिम्मत की, यही नतीजा है, मेरे पास तुम्हें बिना दफनाए छोड़ने के 100 तरीके हैं। युक्ति मंत्री ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान पहनी, इस समय उसकी आंखों में वीर पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। एक आवाज सब कुछ हल कर देती है। युक्ति मंत्री ने उपहास से हंसते हुए फिर अपने हाथ में रिमोट बटन दबाया। उसी समय सीमेंट फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। बूम, एक धमाके के साथ गैस की लहरें आकाश में उठी, चारों दिशाओं में फैल गईं। वीर ने अभी अभी सोंग यांग से निपटा था और सामने की इमारत अनियंत्रित रूप से बदल गई। छिटकते सीमेंट के ब्लॉकों के बीच वीर के पास कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था, असहाय होकर देखता रहा जैसे वह भीतर दफन हो गया हो। युक्ति मंत्री अपनी कार चलाकर निकल गया। उसकी नजर में वीर अब मर चुका था और वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि धमाके के बाद पुलिस जल्द ही वहां पहुंच जाती और उसे अपने ठिकाने को छिपाने के लिए वहां से निकलना था। उसे छोड़ दो। उसी समय युक्ति मंत्री ने एक संदेश भेजा। सिंघानिया ग्रुप से 2 गली दूर एक कार के अंदर 2 आदमी रिया वर्मा को बंधक बनाए हुए थे। विक्रांत खन्ना बस वीर को मारना चाहता था, आन्या सिंघानिया के पास से उस आदमी को खत्म करना चाहता था और मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था। इसके अलावा रिया वर्मा अब आन्या सिंघानिया के पास एक कर्मचारी थी, वह रिया को कुछ नहीं करना चाहता था। वीर को जाल में फंसाने के लिए रिया वर्मा को चारे के रूप में इस्तेमाल करना था और रिया अपना महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा कर चुकी थी। विक्रांत खन्ना ने हद पार नहीं की, इसलिए उसने एक रास्ता छोड़ दिया। संदेश पाने वाले दोनों आदमियों ने रिया वर्मा को कार से बाहर निकाल दिया और जिस फोन से वीर को संदेश भेजा गया था उसे जब्त कर लिया गया।
रिया वर्मा जल्दी से सिंघानिया ग्रुप की बिल्डिंग की ओर भागी। दोनों आदमी कार में तेजी से निकल गए और 2 मिनट बाद एक धमाके की आवाज आई। कार से घना धुआं और आग की लपटें उठी और दोनों आदमी अंदर ही मर गए। उनके शरीर धमाके में राख हो गए। इन दोनों आदमियों की मौत भी युक्ति मंत्री की योजना का हिस्सा थी। इस ऑपरेशन में शामिल किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं रहना था। यही युक्ति मंत्री का काम करने का तरीका था। उन दोनों आदमियों के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि वे अपनी मौत तक ये नहीं समझ पाए कि वे सिर्फ एक बलि का बकरा थे। चाहे वे रिया को पकड़ने वाले 2 लोग हों या सोंग यांग और अन्य, युक्ति मंत्री की योजना में वे सभी मरे हुए लोग थे। सोंग यांग वीर के हाथों मारा गया। अगर सोंग यांग को पता होता कि उसे खोजने वाले लोग केवल उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे और उसे जीवित रखने का कोई इरादा नहीं था, तो पता नहीं उसकी क्या भावनाएं होती। अचानक हुए धमाके ने यातायात को बाधित कर दिया। गाड़ियां आपस में टकरा गईं और लोग अफरा तफरी में भागने लगे। छोटे साहब, सब कुछ हल हो गया है और सभी ढीले सिरे संभाल लिए गए हैं। युक्ति मंत्री ने विजय भाव से विक्रांत खन्ना को सूचना दी। बहुत अच्छे। विक्रांत खन्ना ने ठंड से मुस्कुराते हुए ताली बजाई। वीर, तुम कमीने, मुझे मारने की हिम्मत की। मैं 1 मिनट में तुम्हें ऐसी मौत दे सकता हूं कि तुम्हें आराम करने की जगह भी न मिले। तुम्हें इस तरह मरने देना तुम्हारे लिए एक सस्ती मौत है। तारांकन तारांकन तारांकन। सिंघानिया ग्रुप में रिया वर्मा अस्त व्यस्त हालत में कंपनी में घुसी और रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कहा, असिस्टेंट रिया, प्रेसिडेंट ने निर्देश दिया है कि अगर आप कंपनी में वापस आती हैं तो आपको सीधे उनके पास जाना चाहिए। ठीक है। रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे निजी लिफ्ट की ओर भागी। प्रेसिडेंट के ऑफिस में आन्या सिंघानिया बेचैनी से समाचार की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने रिया को देखा, उसने चिंतित होकर कहा, रिया, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मुझे एक कार में बंधक बना लिया गया था। कोई मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह कहाँ है? रिया बेहद चिंतित थी। जैसे ही वीर को तुम्हारे नंबर से संदेश मिला, वह तुम्हें खोजने के लिए निकल गया, ये कहते हुए कि तुम संकट में हो। आन्या ने चिंतित होकर कहा। अच्छा। रिया और भी चिंतित हो गई। मेरा फोन बुरे लोगों ने ले लिया है। तुम्हें मेरे भाई को जल्दी से कॉल करना चाहिए। ठीक है। आन्या ने तुरंत फोन मिलाया। अभी तक वह कॉल करने में झिझक रही थी। डर था कि इससे वीर पर असर पड़ सकता है। रिया के सुरक्षित होने पर उसके पास ये कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सीमेंट फैक्ट्री में वीर मलबे से बाहर निकला। उसने अपने ऊपर पड़े सीमेंट के टुकड़ों को हटाया और तबाही के बीच खड़ा हो गया। जब धमाका हुआ तो उसके पास भागने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल कुछ बड़े गिरते हुए सीमेंट के टुकड़ों को देख सका, खुद को उनसे ढक लिया और एक उपयुक्त स्थिति खोजकर विस्फोट के उड़ते मलबे के बीच छिप गया। ऐसा संकट उसके लिए एक छोटी सी बात थी। अतीत में वह गोलियों और गोलियों की बौछार के बीच हताश स्थितियों से बच निकला था, हमेशा चमत्कार करने के लिए उभरता था। एक मामूली विस्फोट उसके लिए बस एक तुच्छ मुद्दा था। बम का स्थान पूरी तरह से इमारत को ध्वस्त करने और वीर को जिंदा दफनाने के उद्देश्य से था, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने वीर की क्षमताओं को कम करके आंका था। उसे एक भी चोट नहीं आई, जो खतरे में उसके द्वारा बनाए गए संयम को दर्शाता है। वह बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आया। अपने शरीर पर धूल झाड़ते हुए वीर की आंखों में एक ठंडी, जानलेवा चमक थी। मुझे फंसाने के लिए ऐसी योजनाओं का उपयोग करना कितना दुर्भावनापूर्ण इरादा है। मुझे ये पता न चलने देना कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वीर ने धीरे से कहा, ये स्वीकार करते हुए कि वह इस बार लापरवाह था, रिया की सुरक्षा के लिए चिंतित था, जिसके कारण उसने उपेक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि इसे लापरवाही कहने के बजाय ये कहना अधिक सटीक होगा कि उसने अपने सामने की बाधाओं को कभी भी महत्वपूर्ण नहीं माना। जैसा कि पता चला, वह एक जाल में फंस गया था, लेकिन ऐसी छोटी मोटी परेशानी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। वीर खंडहरों से बाहर निकला और अपनी कार की पार्किंग की जगह ढूंढी। जैसे ही वह कार तक पहुंचा, फोन बजा। हेलो, आन्या। वीर ने अपनी जानलेवा मंशा को नियंत्रित किया, अपनी आवाज को कोमल बनाने की कोशिश की। वीर, तुम ठीक हो? रिया सुरक्षित मेरे पास लौट आई है, तुम अब कैसे हो? आन्या चिंता से भरी हुई थी। भाई, तुम ठीक तो हो? रिया ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूं, वीर ने शांति से उत्तर दिया। उसके दिल में एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। जब तक रिया सुरक्षित थी, सब ठीक था। वह पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, रिया अब ठीक है? रिया बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारे लिए चिंतित है। उसे एक कार में रखा गया था और फिर छोड़ दिया गया। आन्या ने वीर के लिए स्थिति को संक्षेप में बताया। यह अच्छा है। वीर पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। फोन काटने के बाद वीर पुलिस के विस्फोट स्थल पर पहुंचने से पहले ही निकल गया। सिंघानिया ग्रुप के प्रवेश द्वार पर कार पार्क करने के बाद वीर कंपनी में दाखिल हुआ। वीर भाई, आपको क्या हुआ? आप धूल से क्यों ढके हुए हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको धोने और कपड़े बदलने के लिए ले चलूं?
सिक्योरिटी कैप्टन सिक्योरिटी गार्ड्स के एक समूह के साथ मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन वीर की हालत देखकर वे हैरान थे। कोई आवश्यकता नहीं, कोई परेशानी नहीं। वीर ने लापरवाही से उनका अभिवादन किया और सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वह मलबे में दब गया था पर उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी, लेकिन उसके कपड़े धूल से सने हुए थे। वीर भाई का व्यवहार वास्तव में बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने आह भरी। एडवाइजर वीर, रिसेप्शनिस्ट ने मीठे स्वर में अभिवादन किया। वीर ने दयालुता से सिर हिलाया। क्या हो रहा है? असिस्टेंट रिया और एडवाइजर वीर दोनों थोड़े अजीब लग रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने सोचा। वीर अब सिंघानिया ग्रुप का एक सलाहकार है। रिया वर्मा वित्त विभाग की प्रमुख की सहायक है। वीर और रिया के बीच के रिश्ते को कोई नहीं जानता। सभी के लिए यह एक संयोग जैसा लगता है कि उनका उपनाम एक ही है। इस समय वीर को पूरे सिंघानिया ग्रुप में जाना जाता है, खासकर जब से ज़ारा खान ने व्यक्तिगत रूप से वीर को रोमानिया रेस्तरां में अध्यक्ष के साथ रात का खाना खाते हुए देखा था। अब पूरी कंपनी में एक आम सहमति है, वीर और अध्यक्ष डेटिंग कर रहे हैं। इस रिश्ते को देखते हुए ये बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स और रिसेप्शनिस्ट वीर के प्रति इतने विनम्र क्यों हैं। कंपनी के लोगों को यह नहीं पता होगा कि वीर अभी अभी क्या झेल कर आया है। अगर उन्हें पता होता तो वे निश्चित रूप से चुप हो जाते। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रखी है? जैसे ही वीर सीईओ के ऑफिस में दाखिल हुआ, आन्या सिंघानिया और रिया वर्मा ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। वीर को धूल से सना देखकर दोनों लड़कियों को ये सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि कुछ खतरनाक हुआ है। मैं ठीक हूँ, देखो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ। वीर का दिल गर्मजोशी से भर गया, उसने लापरवाही से बात टाल दी। आखिर हुआ क्या था? आन्या ने तुरंत पूछा। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, रिया को एक जगह पर बुलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, लेकिन परेशानी हल हो गई है, चिंता मत करो। वीर ने सच्चाई नहीं छिपाई। ईमानदार रहना लड़कियों को ज्यादा सोचने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका था, इसलिए इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घटिया हरकत, आन्या ने गुस्से से कहा। भाई, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं इतनी बेकार नहीं होती तो मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं लाती। रिया ने खुद को दोषी ठहराया, लगभग रोने लगी। पगली लड़की, मैं ही तुम्हारे लिए परेशानी लेकर आया हूँ। जब तक तुम सुरक्षित हो, बस यही मायने रखता है। वीर ने रिया के सिर पर थपथपाकर उसे सांत्वना दी। आन्या ने डांटा, किसकी हिम्मत हुई दिनदहाड़े इतनी लापरवाही से काम करने की? मुझे अभी तक अपराधियों के बारे में पता नहीं है। उनकी हरकतें मायावी हैं और उन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की है। वीर ने शांति से कहा। इसी क्षण वीर का फोन बजा, एक और टेक्स्ट संदेश आया। अगर तुम चाहते हो कि शिखा मेनन जिंदा रहे तो सम्राट एंटरटेनमेंट सिटी आ जाओ। वीर ने टेक्स्ट को देखा और उसका गुस्सा भड़क उठा। विक्रांत खन्ना पहले ही एक चाल चल चुका था, ये सोचकर कि वीर मर चुका है, जबकि उसने वीर को धमकाने के लिए शिखा मेनन को पकड़ लिया था। ये रोहन मेहरा का काम था। रोहन को ये पता नहीं था कि विक्रांत ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। शिखा मेनन कहाँ है? वीर ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तो बस तुम्हारी और रिया की सुरक्षा के बारे में चिंता कर रही थी और शिखा पर ध्यान नहीं दिया। उसे मेरे साथ यहाँ होना चाहिए, क्योंकि वह कभी देर से नहीं आती और आज उसका गायब होना अजीब है। आन्या ने कहा। वह पूरी तरह से भ्रमित थी। रिया, तुम थोड़ी देर नीचे जाकर आराम करो। वीर नहीं चाहता था कि रिया चिंता करे और उसने उसे अस्थायी रूप से दूर भेजने का फैसला किया। ठीक है। रिया बिना किसी संदेह के नीचे चली गई। क्या हो रहा है? आन्या को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वीर ने फोन आन्या को दिया और कहा, ये संदेश देखो। यह ऐसा क्यों है? हमें क्या करना चाहिए? आन्या ने चिंतित होकर कहा, क्योंकि शिखा उसके लिए एक बहन की तरह थी, जो कंपनी के कई मामलों को संभालती थी। शिखा सिर्फ उसकी सचिव ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी। ये सोचकर कि शिखा संकट में हो सकती है, वह तुरंत चिंतित हो गई। चिंता मत करो, सब कुछ हल हो जाएगा। वीर ने धीरे से सांत्वना दी, हालांकि उसका दिल जानलेवा इरादे से उबल रहा था। पहले रिया, अब शिखा। वीर के पास संपर्क की सुविधा के लिए शिखा का नंबर था। आखिरकार शिखा आन्या की काबिल सहायक थी। वीर अब अनिश्चित था कि पर्दे के पीछे कौन है, लेकिन उसे यकीन था कि जिन्होंने रिया को धमकाया और शिखा को ले गए, वे एक ही नहीं थे। ये स्पष्ट है कि शिखा को सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा था, और विस्फोट स्थल से निकलने के बाद जाल बिछाने वालों ने शायद सोचा कि वह मर चुका है। अगर वे एक साथ होते तो ऐसा संदेश अब नहीं आता। लेकिन पर्दे के पीछे वे कोई भी हों, वह अब गुस्से में था। अब हमें क्या करना चाहिए? आन्या दिशाहीन थी। मैं सम्राट एंटरटेनमेंट सिटी जा रहा हूँ। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। वीर के पास पहले से ही एक योजना थी। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। आन्या ने जोर दिया। बिल्कुल नहीं, अगर तुम साथ आओगी तो तुम्हारे खतरे में पड़ने की बहुत संभावना है। यही मेरा इंतजार करो।
वीर ने आन्या को धीरे से बिठाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं शिखा को सुरक्षित वापस ले आऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए चिंतित हूं। लगातार संकटों ने आन्या को बहुत चिंतित कर दिया था। बस अपने सामने खड़े आदमी को देखो, कोई भी समस्या मुझे रोक नहीं सकती, वीर ने आत्मविश्वास से कहा। वीर ने एक कंप्यूटर लिया और आन्या की तरसती नजरों के बीच चला गया। सीमेंट फैक्ट्री के रास्ते में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण बाद में विस्फोट हुआ, लेकिन अब वह किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। वह पहल करेगा, शिखा का पता लगाएगा और सीधे हमला करेगा। कार में वीर ने एक प्रोग्राम लिखा, फिर उसे अपने फोन से जोड़ा और शिखा के नंबर पर कॉल किया। जैसे ही दूसरी तरफ से कोई जवाब देगा, वह शिखा के फोन का स्थान पता कर सकता है और उन्हें ढूंढ सकता है। फोन थोड़ी देर बजता रहा और फिर एक कठोर पुरुष आवाज ने जवाब दिया, तुम वही वीर हो, है ना? अब क्या कुछ चालें चलने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अकेले आना। अगर तुमने कोई चाल चली तो मैं उस औरत को मार दूंगा। बोलने वाला आदमी सम्राट एंटरटेनमेंट सिटी का मालिक था। वह ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं आऊं, तो ठीक है, मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सुरक्षित है। वीर ने अनुरोध किया। काफी होशियार, थोड़ा तेज। दूसरी तरफ एक निजी कमरे में क्लब के मालिक ने उपहास किया और निर्देश दिया, उस औरत के मुंह से कपड़ा हटाओ। एक गुर्गे ने शिखा के मुंह पर लगा कपड़ा हटा दिया। क्लब के मालिक ने शिखा पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सांस लेने का एक मौका दूंगा। याद रखना, सिर्फ 3 शब्द बोलना, अगर तुमने एक भी ज्यादा बोला तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मेरी चिंता मत करना, शिखा ने कहा, बस 4 शब्द। इससे पहले कि फुर्तीले गुर्गे ने उसका मुंह फिर से बंद कर दिया। थप्पड़। क्लब के मालिक ने सीधे शिखा के गाल पर एक थप्पड़ मारा और शाप दिया, ध तेरे की, मैंने 3 शब्द कहे थे, तुमने 4 कहने की हिम्मत की, मार खाने का शौक है। फिर उसने ठंडी नजरों से गुर्गे को देखा, उसे लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। कमीने, तुम किस काम के हो? मैंने तुमसे कहा था कि वह केवल 3 शब्द कह सकती है, और तुम इतना भी नहीं कर सके। उसे 4 कहने का समय मिल गया। मालिक ने गुर्गे को डांटा। बॉस, मुझे पता है कि मैं गलत था। गुर्गे ने कांपते हुए माफी मांगी, अपना सिर झुका लिया। बेकार, यहां से दफा हो जाओ। मालिक ने गुर्गे को लात मारकर भगा दिया। कॉल खत्म नहीं हुई थी और वीर ने मालिक की आवाज साफ साफ सुनी, जिसमें शिखा को पड़ा थप्पड़ भी शामिल था। मेरे पास आओ, जल्दी, वरना उसे मारने से पहले मैं शायद उस औरत के साथ कुछ करने से खुद को रोक ना पाऊं। क्लब के मालिक ने चेतावनी दी और फोन काट दिया। मरोगे, वीर ने ठंड से कहा, वह जानलेवा इरादे से भर गया था। उसे क्लब के मालिक के प्रति कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। शिखा को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करना अक्षम्य था और केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने पहले ही शिखा का स्थान पता कर लिया था। बिना किसी देरी के वह तेजी से गाड़ी चलाकर निकल गया। अगर उसका सामना किसी कुशल हैकर से होता तो उसकी ट्रैकिंग का पता चल सकता था, लेकिन क्लब के मालिक जैसे किसी के लिए वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि एक साधारण कॉल ने उनके स्थान का खुलासा कर दिया। सम्राट एंटरटेनमेंट सिटी। सर, आपका निजी कमरा तैयार है। कृपया मेरे पीछे आइए। वेटर के वेश में एक युवक ने उसका अभिवादन किया। रास्ता दिखाओ, वीर ने उदासीनता से कहा। वेटर के मार्गदर्शन में वह निजी कमरे में दाखिल हुआ और 2 युवतियां तुरंत खड़ी हो गईं और वीर की ओर बढ़ीं। हे हैंडसम, हम तुम्हारा साथ दें, कैसा रहेगा? दोनों महिलाओं ने उत्साह से कहा। रोहन मेहरा का तरीका विक्रांत खन्ना से अलग था। विक्रांत ने वीर को मारने के इरादे से सीमेंट फैक्ट्री में ले गया था, जबकि रोहन ने शिखा मेनन का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए किया, जिसका उद्देश्य वीर की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना था। निजी कमरे में खाने पीने की चीजों में मिलावट की गई थी और इन दोनों महिलाओं को विशेष रूप से वीर का साथ देने के लिए बुलाया गया था। जब तक उन्हें दिन के दौरान वीर के दुराचार का सबूत मिल जाता, रोहन का मानना था कि वीर आन्या सिंघानिया के सामने अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। यदि सफल रहा तो वीर को आन्या सिंघानिया के पास से बाहर निकाला जा सकता है। वेटर मुस्कुराया और बोला, बॉस ने निर्देश दिया है कि आप इन दोनों महिलाओं और खाने पीने का मुफ्त में आनंद लें। केवल बॉस के निर्देशों का पालन करके ही आप उस महिला से मिल सकते हैं, अन्यथा आप उसे नहीं देख पाएंगे और बस एक लाश उठाने का इंतजार करेंगे। ऐसा है क्या? वीर ने हल्के से उपहास किया। ट्रैकिंग के आधार पर शिखा मेनन एंटरटेनमेंट सिटी के अंदर थी। अपने फोन की जांच करते हुए उसने पुष्टि की कि सिग्नल पास के एक स्थान से आ रहा था, बस कुछ निजी कमरों की दूरी पर। इसलिए बिना किसी शिष्टाचार के उसने सीधे उन 2 महिलाओं को बेहोश कर दिया जो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थीं। तुम क्या कर रहे हो? बॉस के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की, देखो तुम्हारी क्या दुर्गति होती है। वेटर ने हैरान होकर कहा, घबराहट में पीछे हटे हुए। वीर ने वेटर को नजरअंदाज किया और लापरवाही से उसे एक चोट मारी, जिससे वेटर की आंखें घूम गईं और वह जमीन पर गिर गया।
तारांकन तारांकन तारांकन। एक दूसरे निजी कमरे में शिखा मेनन बंधी हुई थी, एक कोने में सिमटी हुई। सम्राट एंटरटेनमेंट सिटी का बॉस एक सिगार पी रहा था, धुएं के बादल उड़ा रहा था और उसके बगल में कोई और था, प्रचंड बाघ गिरोह के तीसरे सरगना का दाहिना हाथ, उदय सागर। शिखा मेनन का अपहरण करने की योजना उदय सागर ने प्रस्तावित की थी, जो ऊपर से मिले आदेशों का सख्ती से पालन करता था। सम्राट एंटरटेनमेंट सिटी प्रचंड बाघ गिरोह की संपत्ति नहीं थी, इसलिए गिरोह के लिए परेशानी से बचने के लिए उन्होंने एंटरटेनमेंट सिटी के बॉस को ढूंढ लिया था। एंटरटेनमेंट सिटी के बॉस ने शिखा मेनन पर एक नज़र डाली, अपने निचले पेट से उठने वाली बुरी इच्छाओं को दबाते हुए, और निराश होकर कहा, ये औरत पहले से ही बंधी हुई है, तो मैं थोड़ा मजा क्यों नहीं ले सकता और इस सुंदरी के साथ ठीक से व्यवहार क्यों नहीं कर सकता। उसे बिना कुछ किए देखना क्या सजा काफी नहीं है। थोड़ा सब्र रखो, मुख्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊपर से आदेश हैं, अगर तुम इस मामले में मदद करते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सम्राट एंटरटेनमेंट सिटी जैसी जगहें सीधे दो तुम्हें दे दी जाएंगी। उदय सागर ने बगल से कहा, फिर बहुत सारे पैसे और शक्ति के साथ तुम किस तरह की औरत नहीं पा सकते? अभी जल्दी क्यों है? उदय सागर निगरानी के लिए वहां था, चिंतित था कि शिखा मेनन को अमानवीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। वीर से निपटने के बाद शिखा मेनन को रिहा किया जाना था, इसलिए उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। यह ऊपर से बार बार जोर देकर कहा गया था। धत तेरे की, रोकना होगा। मैं अपनी हताशा बाद में निकालूंगा। एंटरटेनमेंट सिटी के बॉस ने शाप दिया। बॉस एक ऐसा आदमी था जो परिणामों को समझता था। अपने इलाके में वह दबंग होने का आदी था, लेकिन जब प्रचंड बाघ गिरोह, एक बड़े बाघ ने उसे कुछ करने के लिए कहा, तो उसे पालन करना पड़ा, और इसे अच्छी तरह से करना था ताकि इनाम मिल सके, अन्यथा ये बहुत ट्रबलसम होता। बॉस, उदय भाई, वह लड़का आ गया है और हमारे बिछाए जाल में फंस गया है। एक युवक ने वापस रिपोर्ट दी। निगरानी में वीर के एंटरटेनमेंट सिटी में प्रवेश करने की हर हरकत साफ दिखाई दे रही थी। मेरे इलाके में अगर मैं उसे बैठने के लिए कहूं तो उसे आज्ञाकारी रूप से बैठना होगा। एंटरटेनमेंट सिटी के बॉस ने उपहास किया। नए और पुराने हिसाब इस बार मैं दोगुना बदला लूंगा। उदय सागर का चेहरा डूब गया, उपहासपूर्ण विचार उठे। लालाचंद की घटना के बाद से वह वीर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि चोटें ठीक हो गई थीं, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी, जिसका सीधा असर प्रचंड बाघ गिरोह में उसकी स्थिति पर पड़ा, जो काफी गिर गई थी। इस बार संयोग से वीर से निपटने के लिए सौंपा गया, वह हिसाब बराबर करने और बदला लेने के एजेंडे के साथ आया था। क्या स्थिति है? क्या हो रहा है? इस छोटे बदमाश में कुछ हिम्मत है जो परेशानी खड़ी कर रहा है। वीर द्वारा महिलाओं को बेहोश करने के दृश्य ने एंटरटेनमेंट सिटी के बॉस की भौहें कस दी। इस अप्रत्याशित मोड़ ने बॉस की उलझन का तो जिक्र ही क्या, उदय सागर की नजर भी हिल गई। ये कहानी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। क्या उसे मेरी शर्तों का पालन नहीं करना था? भले ही उसे उस औरत की जान की परवाह न हो, उसे मुझे उकसाना नहीं चाहिए। क्या ये मुसीबत मोल लेना नहीं है? एंटरटेनमेंट सिटी के बॉस की आंखें उदास थीं, उसने डांटा, जाओ, उस लड़के को यहाँ मेरे पास लाओ। मैं उसे जिंदा काटना चाहता हूँ। क्या उसे नहीं पता कि वह कहाँ है? उसे अपनी हेकड़ी की कीमत चुकानी पड़ेगी। जी। दोनों युवकों ने आदेश प्राप्त किया और कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। इसी क्षण दर्द की दो चीखें गूंजी, क्योंकि स्वीट के बाहर पहरा दे रहे दो युवक दर्द से जमीन पर गिर पड़े, तुरंत मर गए। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे लकड़ी का दरवाजा लात मारकर खोला गया, जिससे बाहर जाने वाले दो युवक जमीन पर गिर पड़े। वीर स्वीट में चला आया। वह यहां तक कैसे पहुंच गया? उदय सागर तुरंत डर गया। वह इस ऑपरेशन में प्रचंड बाघ गिरोह की परछाई को उजागर नहीं होने दे सकता था और उसने एंटरटेनमेंट सिटी के बॉस को आगे कर दिया था। लेकिन अब वीर ने उसे ढूंढ लिया था, जिससे उदय सागर चिंतित हो गया। ऑपरेशन के उजागर होने से ये स्वाभाविक रूप से प्रचंड बाघ गिरोह तक और फिर रोहन मेहरा तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ऑपरेशन विफल हो जाएगा और उदय सागर कल्पना नहीं कर सकता था कि उसे क्या सजा मिलेगी। धतेरे की, ये कैसे हो गया? उदय सागर ने सोचा, उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। विक्रांत खन्ना अपनी सैन्य पृष्ठभूमि के साथ बिना कोई सुराग छोड़े ऑपरेशन करने के लिए जाना जाता था, कई रणनीतियों का उपयोग करता था, लेकिन रोहन मेहरा कम माहिर था। भले ही यह ऑपरेशन सफाई से किया गया हो, उन्होंने वीर की क्षमताओं को कम करके आंका, जिसके कारण ये खुलासा हुआ। वीर भाई, आप यहाँ कैसे? उदय सागर ने जल्दी से खुद को संभाला, जल्दी से एक मुस्कान ओढ़ ली। वीर भाई, कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? अगर आप यहाँ अच्छा समय बिताना चाहते थे तो आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। मेरे यहाँ के मालिक से संबंध हैं, आपको जो भी सेवा चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। उदय सागर का एकमात्र विचार अब खुद को एंटरटेनमेंट सिटी के मालिक के साथ एक सह षड्यंत्रकारी होने से अलग करना था।
तीसरे सरगना का पहला हत्यारा, क्या यह एक काय का रूप है? एंटरटेनमेंट सिटी के बॉस ने मन ही मन उपहास किया, बड़बड़ाया। लेकिन दूसरे विचार पर वह समझ गया। जिस ऑपरेशन में वह शामिल था, वह स्लाइटेस्ट सुराग भी नहीं छोड़ सकता था। अब जब सब कुछ खुल गया था, इस बात के बावजूद कि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वीर यहाँ तक कैसे पहुंचा, स्थिति ने पहले ही एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। उदय सागर का खुद को दूर करना और ये दिखावा करना कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ में आता था। लेकिन क्या इतना डरने की जरूरत थी? एक बार पता चल जाने पर उसे मार डालो। एंटरटेनमेंट सिटी के बॉस ने अपना सिगार फेंक दिया। वीर को देखते हुए वह जानलेवा इरादे से भर गया। उदय सागर के दिल में एक परछाई थी, सिर्फ वीर का चेहरा देखकर ही वह आतंक से भर गया था। कैसीनो के मालिक और गुर्गों के दिल में खौफ भर गया था। उदय सागर जैसे उस्ताद को इतना डरा हुआ और काया अवस्था में देखकर वे डरने से खुद को रोक नहीं सके। कैसीनो के मालिक के घमंड के बावजूद वह अभी भी उदय सागर का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या ये हो सकता है कि वह एक ऐसा उस्ताद है जिसे उदय सागर भी उकसाने की हिम्मत नहीं करता? कैसीनो के मालिक ने जल्दी से सोचा। शिखा मेनन कोने में संघर्ष कर रही थी, उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी, वह न तो बोल सकती थी और न ही खड़ी हो सकती थी। डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो क्योंकि मैं यहाँ हूँ, वीर ने शिखा मेनन को धीरे से सांत्वना दी, फिर अपने सामने भीड़ की ओर मुड़ा और ठंड से कहा, तुम अंधे कुत्तों के झुंड ने मुझे गुस्सा दिलाया है। मैं तुम सबको तुम्हारी मौत से मिलाऊंगा। वीर भाई, चलो शांति से बात करते हैं, कृपया गुस्सा मत करो, उदय सागर ने कड़वाहट से कहा। मरो, वीर ने उदय सागर को घूरते हुए कहा, शब्द को अपने दांतों के बीच से निचोड़ते हुए। तुरंत उसने एक हाथ से तेजी से वार किया, सीधे उदय सागर के गले को निशाना बनाया। उदय सागर पहले से ही सतर्क था। वीर के आतंक को जानते हुए वह सावधानी से तैयार था। वीर को वार करते देख उसने जल्दी से अपने हाथ उठाकर बचाव किया। खटाक, एक तेज चटकने की आवाज आई जब वीर की उंगलियां उदय सागर की बाह में चुभ गईं। तुरंत उदय सागर की बाह में तीव्र दर्द फैल गया। वीर के हमले के तहत उसकी बाह कागज की तरह थी, हड्डियां टूट गईं और कई खूनी छेद दिखाई दिए। धम धम धम, उदय सागर पीछे हटा, उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। हिस, कैसीनो के मालिक ने हैरान होकर सांस ली, पूरी तरह से स्तब्ध। ये कैसे संभव है? बस एक साधारण चाल से उदय सागर लगभग मारा गया। उसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक है। वीर भाई, कृपया नहीं, उदय सागर ने विनती की। वीर रुका नहीं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने उदय सागर को पकड़ लिया, तेजी से उसके पेट पर लात मारी। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी जब उदय सागर का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, खून उगलते हुए वह पीछे की ओर उड़ गया। फिर उदय सागर हड्डी टूटने के एक और धमाके के साथ दीवार से जा टकराया। एक धीमी धमक के साथ उदय सागर मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा, बेजान, उसका सिर जमीन में धंस गया, मर गया। तुम कैसीनो का मालिक वीर की ओर इशारा करते हुए बोल नहीं पा रहा था। उसने उदय सागर की मौत को अपनी आंखों से देखा था, खासकर वीर के हमले की विनाशकारी शक्ति। बल बस भयानक था। कमरे में मौजूद गिरोह के सदस्य हक्के बक्के रह गए। हालांकि वे हिंसा के जीवन के आदी थे, वीर का सामना करते हुए वे चिंतित और असहज हो गए। बॉस, अब हम क्या करें? गिरोह के सदस्यों ने मालिक की ओर देखा। कैसीनो के मालिक ने अपने गुर्गों की बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसका दिमाग एक अराजक भनभनाहट में था। होश में आते हुए उसने कांपते हुए कहा, तुमने उदय सागर को मार डाला। तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। बड़ी मुसीबत। क्या तुम जानते हो कि उसके कैसे संबंध थे? बदले के लिए तैयार रहो। बेहतर होगा कि तुम सोचो कि तुम कैसे मरने वाले हो, वीर ने कैसीनो के मालिक को घूरते हुए कहा। रिया वर्मा को धमकाए जाने से लेकर शिखा मेनन तक, वह लंबे समय से गुस्से में था। अगर वह उन्हें सबक नहीं सिखाता, तो वे सोचते कि वह धमकाने के लिए आसान है। मैं तो बस उदय सागर के आदेशों का पालन कर रहा था, इस औरत को बांधने के लिए। ओह नहीं, इस खूबसूरत महिला को, मैंने और कुछ नहीं किया। अगर तुम गुस्से में हो, तो इसे प्रचंड बाघ गिरोह पर निकालो। उदय सागर उनका था, हम पर दोष मत डालो। कैसीनो का मालिक, डरा हुआ, वीर की मौत जैसी नजरों को देखकर पत्थर बन गया। वह जानता था कि उसे धोखा दिया गया है और बुरी तरह से। उसे गहरा पछतावा हुआ। सब कुछ योजना के अनुसार चलना था, जब तक कि वीर ने शिखा मेनन को नहीं ढूंढ लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जीने का मौका है? वीर ने उपहास किया। कैसीनो का मालिक समझ गया कि यह शांति से समाप्त नहीं हो सकता। वीर का उसे मारने का दृढ़ संकल्प नहीं बदलेगा, फिर भी उसने इस भाग्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, घबराहट में, उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, डरने की क्या बात है? उस पर हमला करो। अगर हम उसे नहीं मारते, तो हम नहीं बचेंगे। वह अकेले हम सब का सामना नहीं कर सकता। गिरोह के सदस्य, खौफ से भरे हुए, अपने हथियार निकाले और वीर पर टूट पड़े।
वे भी समझ गए थे कि यह जीवन मरण की स्थिति बन गई थी, जिसमें पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इस प्रकार उनके पास डेस्परेटली लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जीवित रहने की एक पतली सी उम्मीद के साथ। मारो, गिरोह के सदस्यों ने दहाड़ा, दोनों खुद को प्रेरित करने और अपने भीतर के डर को बाहर निकालने के लिए। कैसीनो का मालिक चालाकी से शिखा मेनन की ओर बढ़ा, उसे बंधक बनाने की योजना बना रहा था। मौत को बुलावा। वीर हिला, तेजी से अपने सामने के कुछ गिरोह के सदस्यों को बाहर निकाला। उसके वार तेज, सटीक और निर्दयी थे, सभी का उद्देश्य मारना था। गिरोह के सदस्यों के पास उसके खिलाफ कोई बचाव नहीं था। यह महसूस करते हुए कि उसके पास शिखा मेनन को बंधक बनाने का कोई मौका नहीं है, कैसीनो के मालिक ने वीर को अपने गुर्गों की नाकाबंदी तोड़कर उस पर हमला करते हुए देखा। उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया। घबराहट में उसने वीर पर लात मारी। वीर की आकृति धुंधली हो गई, कैसीनो के मालिक के हमले से बचते हुए, और उसकी गर्दन पर एक वार किया। तुरंत कैसीनो के मालिक की गर्दन एक शक्तिशाली प्रहार के तहत मिट्टी के ढेर की तरह विकृत हो गई। उसके मुंह से मांस और दांतों के साथ खून निकला। जमीन पर गिरते हुए कैसीनो का मालिक मुश्किल से जीवित था, उसका शरीर फर्श पर कुछ बार तड़पा। उसने आंखें फाड़कर देखा, शांति से आराम नहीं कर सका, मर गया। बॉस मर गया, भागो, अपनी जान बचाकर भागो। बाकी गिरोह के सदस्य घबरा गए, सभी दिशाओं में भाग रहे थे। वीर ने इन आदमियों की परवाह नहीं की। मुख्य अपराधियों को खत्म करने के बाद और अधिक रक्तपात की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम ठीक तो हो? वीर ने शिखा मेनन की रस्सियां खोलीं। शिखा मेनन, उसका चेहरा मौत की तरह पीला, हक्की बक्की रह गई जब उसने उदय सागर और अन्य को मृत पड़े देखा। मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी से इस जगह से निकलते हैं, शिखा मेनन ने कहा। उसके दांत किटकिटा रहे थे, उस दृश्य से डरी हुई थी जिसे उसने देखा था। उसका शरीर लंगड़ा था, आंशिक रूप से डर के कारण, लेकिन इतनी देर तक बंधे रहने के कारण भी, जिससे उसका शरीर सुन्न हो गया था। जब उसने पहली बार खड़े होने की कोशिश की तो वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी। आह! एक डरपोक सिसकी उसके होठों से निकली। वीर ने जल्दी से उसे संभाला। कुछ ही समय में वीर शिखा मेनन को सहारा देकर कैसीनो से बाहर ले आया। वीर गाड़ी चला रहा था। शिखा मेनन उसके बगल में बैठी, अपनी नसों को शांत कर रही थी। विक्रांत खन्ना और रोहन मेहरा का सावधानी से बिछाया गया जाल टूट गया था। हालांकि रक्तकपाल और माया की जानलेवा साजिश अभी शुरू हुई थी। माया ने यातायात प्रणाली में हैक कर लिया था, लाल और हरी बत्तियों के समय में महारत हासिल कर ली थी। एक टक्कर होने वाली थी। सिंघानिया ग्रुप। आन्या सिंघानिया इस बात को लेकर चिंतित थी कि जो रिया वर्मा और शिखा मेनन के साथ हुआ, वैसा कुछ उसकी बहन के साथ न हो जाए, इसलिए उसने फोन किया और आग्रह किया, घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। फिर उसने अपनी बहन को पूरी स्थिति समझाई। इस समय सान्या सिंघानिया हंसा और 10 महिलाओं के साथ उनके लिए बिस्तर और फर्नीचर ऑर्डर करने में मदद कर रही थी। ये सुनकर सान्या ने गुस्से से घोषणा की, वॉट? किसी ने वीर को मारने की साजिश की? उनकी इतनी हिम्मत, क्या वे नहीं जानते कि वीर के पास बैकअप के तौर पर 10 खूबसूरत महिला हत्यारे हैं? हंसा ने सान्या की आवाज सुनी, और 10 महिलाएं उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। वीर उनका उपकारी था, और यह जानकर कि वह संकट में है, वे सभी कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थीं। उनके अंदर कातिलाना इरादा उफान मार रहा था। दीदी, वीर कहाँ है? मैं इन खूबसूरत हथियारों को उसकी मदद के लिए ले जाऊंगी, सान्या ने अधीरता से पूछा। आन्या ने उसे शांत करते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। बस चुपचाप घर पर रहो, कोई संकट खड़ा मत करना। फोन रखने के बाद भी सान्या हार नहीं मान रही थी। वह खुद से बड़बड़ा रही थी, इतने अच्छे हथियारों का संसाधन, उन्हें बिना उपयोग के क्यों छोड़ना? क्या आप चाहती हैं कि हम मदद करें? हंसा ने पूछा, और बाकी सभी तुरंत कोशिश करने के लिए उत्सुक दिखीं। दीदी ने मना किया है। सान्या ने 10 महिलाओं पर एक नजर डाली, फिर उसे अचानक एक विचार आया और उसने वीर को फोन किया। वीर, तुम कहाँ हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, पलाइट मत बनो, मैं तुम्हारी मदद के लिए खूबसूरत हथियारों को ले आऊंगी। उसने हंसा और 10 महिलाओं के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लिया था, अब वह आश्वस्त थी। ये छोटी सी समस्या मुझे परेशान नहीं करेगी, बस तुम लोग वहीं रहो, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। वीर ने लाचारी से सलाह दी। आह, कितनी निराशाजनक बात है, मुझे थोड़ा रौब दिखाने का मौका भी नहीं दोगे? सान्या ने उदास होकर बड़बड़ाया। भले ही वह हंसा और दूसरों को समर्थन देने के लिए ले जाने की साहसी इच्छा रखती थी, लेकिन वास्तव में वह वीर की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। ये सुनकर कि वीर ने मामला सुलझा लिया है और सुरक्षित है, उसे बहुत राहत महसूस हुई। हंसा और 10 महिलाओं की आंखों में निराशा दिखाई दी। वे सभी वीर के लिए कुछ करना चाहती थीं, लेकिन अब तो अवसर भी जाता हुआ लग रहा था। तारांकन तारांकन तारांकन। सड़क पर वीर गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। शिखा मेनन का चेहरा थोड़ा बेहतर दिख रहा था। एक चौराहे पर वीर ने बिना गति कम किए आत्मविश्वास से गाड़ी चलाई।
लेकिन इसी क्षण एक बड़ा टैंकर ट्रक तिरछे सामने से तेजी से आया और सीधे वीर की कार से टकराने लगा। ये सब बहुत सावधानी से योजनाबद्ध था। रक्त कपाल का वीर को मारने का इरादा बहुत तीव्र था, इसलिए माया ने यातायात प्रणाली को हैक कर लिया था और टैंकर चलाने वाला व्यक्ति एक पेशेवर हत्यारा था। वीर की कार और टैंकर दोनों तेज गति से चल रहे थे। एक पल में वे चौराहे के बीच में टकराने वाले थे। ये दृश्य पूरी तरह से अप्रत्याशित था। अचानक हुए इस बदलाव से अपार कौशल के साथ भी आने वाली टक्कर के परिणाम को उल्टा नहीं जा सकता था। उस क्षण भर में वीर का दिमाग अकल्पनीय रूप से तेज दौड़ा। इस आपदा से बचने के लिए कार को नियंत्रित करना अब कोई विकल्प नहीं था। एक सेकंड से भी कम समय में कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। महत्वपूर्ण क्षण में वीर ने अपनी सीट बेल्ट खोली, कार का दरवाजा लात मारकर खोला और खुद को नीचे फेंक दिया। शिखा मेनन को बचाना असंभव था। संयोग से जिस स्थिति में वह थी, ठीक वहीं टैंकर टकराने वाला था। ऐसे दृश्य ने वीर की आंखों को लाल कर दिया। वह कुछ नहीं कर सका, बस अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखता रहा। शिखा को तो संकट का आभास भी नहीं था, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। कुचल दूंगा तुझे। टैंकर चला रहे हत्यारे के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी, जो कातिलाना इरादे से भरी थी। धमाका के साथ दोनों वाहन टकरा गए। आलीशान कार तुरंत मिट्टी की तरह विकृत हो गई, कांच टूट गया और बॉडी मुड़ गई क्योंकि यह टैंकर की दिशा में लुढ़क गई। वीर ने खुद को कार से बाहर निकाला। उसका शरीर एक ऑक्टोपस की तरह कार के बाहरी हिस्से से चिपक गया। उसके हाथ और पैर एक साथ बल लगा रहे थे। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उछला। जैसे ही उसने कार छोड़ी, टक्कर हो गई। अगर वह एक पल भी धीमा होता, तो कोई भी उस भारी टक्कर के बल की कल्पना कर सकता था। वीर का खुद को दूर धकेलने का प्रयास विनाशकारी होता। धक्का देने के क्षण में वीर ने आलीशान कार का मलबा और शिखा मेनन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखा। उसकी निगाहें खूनी थीं, उसके भीतर कातिलाना इरादा उफान पर था। वह अभी भी सोच सकता था, लेकिन शिखा का दिमाग बहुत पहले ही खाली हो चुका था। वह कुछ भी सोचने में असमर्थ थी। समय मानो थमसा गया। वीर अपराध बोध के साथ पीछे गिरा, जबकि लुढ़कती कार के अंदर शिखा की हालत गंभीर थी। एक क्षण बाद वीर सड़क पर गिरा। आलीशान कार अभी भी लुढ़क रही थी। टैंकर एक तरफ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसका ढांचा झुक गया था। चालक मुश्किल से जीवित था, टूटे हुए कांच ने उसे हर जगह छेद दिया था। वीर गुस्से में दौड़ा, रुकने वाली कार को स्थिर किया, विकृत कार के दरवाजे को तत्काल फाड़ दिया और शिखा मेनन के पास पहुंचा। तुम कैसी हो? वीर ने चिंतित होकर पूछा। शिखा की निगाहें भटक रही थीं, बस जीवन की एक झलक बची थी। उसने मुश्किल से वीर की ओर देखा, उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने टूटे फूटे शब्दों में कहा, गला, लॉकेट, बहन। इन कुछ शब्दों को कहने के बाद शिखा की निगाहें धुंधली हो गईं और उसने सांस लेना बंद कर दिया। वीर गुस्से से भर गया। वह कैसे नहीं समझ सकता था। शिखा पहले ही मर चुकी थी। भले ही उसके रहस्यमयी चिकित्सा कौशल कितने भी प्रभावी क्यों न हो, वे मरे हुए को वापस नहीं ला सकते थे। शिखा के शरीर को देखते हुए उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज हो गईं। उसका कातिलाना इरादा बढ़ गया। दुर्घटना के कारण यातायात में अफरा तफरी मच गई। वीर ने सिर झुकाया, अदिति चौहान का नंबर डायल किया और फिर आन्या सिंघानिया को फोन किया। वीर ने शिखा के गले से लॉकेट उतारा। उस पर एक छोटी सी तस्वीर थी। उसने लॉकेट को अपनी जेब में रख लिया। वह शिखा के इरादे को नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा, वह निश्चित रूप से पता लगाएगा। अदिति जल्दी से वहां पहुंची और तुरंत फोन करके घटनास्थल को बंद करवा दिया। वीर नहीं जानता था कि इस दुर्घटना के पीछे कौन था, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं थी। लेकिन इसके पीछे जो भी व्यक्ति था, उसने कसम खाई कि वह उन सभी को ढूंढ निकालेगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोषियों को वह सजा मिले जिसके वे हकदार हैं। सिंघानिया ग्रुप में त्रासदी की खबर सुनने पर आन्या सिंघानिया अपनी कुर्सी पर सुन्न होकर बैठ गई। ये कैसे हो सकता है? शिखा कैसे मर सकती है? आन्या बड़बड़ाई, जैसे नींद में बात कर रही हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शिखा सच में मर गई है। लेकिन ऐसा हुआ था, भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह क्या कर सकती थी? शिखा की मौत ने कई लोगों को झकझोर दिया। आन्या ने कंपनी के अन्य कर्मचारियों को नहीं बताया, लेकिन रिया वर्मा को उसे घटनास्थल पर ले जाने के लिए कहा। दुखद समाचार जानने पर सान्या सिंघानिया का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और हंसा और 10 महिलाओं को लेकर 2 आलीशान कारें हवेली से दूर चली गईं। एक क्लब के अंदर विक्रांत खन्ना आराम से अपनी शराब पी रहा था और अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। युक्ति मंत्री जल्दी से आया और सूचना दी, छोटे साहब, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। हमारी योजनाबद्ध हत्या वीर को मारने में विफल रही। ये कैसे संभव है? विक्रांत का शांत व्यवहार तुरंत गायब हो गया। उसने हाथ में चाकू और कांटा फेंक दिया और उदास हो गया। किस हिस्से में गड़बड़ी हुई? मैंने इस हत्या की इतनी मेहनत से योजना बनाई है, कोई कारण नहीं है कि वह नहीं मरना चाहिए था। गलती कहाँ हुई?
विक्रांत की पूछताछ का सामना करते हुए युक्ति मंत्री भी उतना ही हैरान था। उसे विश्वास था कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ था, बिना किसी गलती के। मुझे यकीन है कि वीर सीमेंट फैक्ट्री में दफन हो गया था। इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की मात्रा और विनाश के स्तर को देखते हुए वीर को जीवित नहीं बचना चाहिए था। युक्ति मंत्री ने भ्रमित होकर कहा, लेकिन समस्या यही है, मैं भी चकित हूं और समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह की अप्रत्याशित घटना हुई। विक्रांत ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि वीर इतना असाधारण रूप से शक्तिशाली था कि विस्फोट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सरल शब्दों में, उसने वीर की ताकत को कम करके आंका था। वह ये नहीं समझ सका कि वीर का कौशल कितना असाधारण था। इस समय युक्ति मंत्री को सबसे ज्यादा परेशानी वीर के जीवित रहने से नहीं बल्कि इस बात से थी कि शिखा मेनन मर गई थी। उसने गंभीरता से कहा, छोटे साहब, अन्य ताकतें भी वीर को निशाना बना रही हैं, लेकिन वे भी उसे मारने में विफल रहीं। हालांकि उन्होंने अध्यक्ष आन्या की सचिव शिखा मेनन को मार डाला, जो वीर के साथ उसी कार में थी। उस अंधे मूर्ख ने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। विक्रांत गुस्से में था, अचानक खड़ा हो गया और सोचते हुए टहलने लगा। मैंने रिया वर्मा को सिर्फ वीर को मारने के लिए ब्लैकमेल किया था, रिया को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। अब शिखा मर गई है, यह मामला निस्संदेह अंतहीन होगा। आन्या सिंघानिया जांच को नहीं छोड़ेगी। अगर मुझ पर संदेह हुआ तो मैं भविष्य में आन्या को कैसे पा सकूंगा? क्या यह एक आपदा नहीं है? विक्रांत बहुत परेशान था, उस मूर्ख को कोस रहा था जिसने बिना एक भी अच्छे शब्द के ये गड़बड़ की थी। वीर को मारना आन्या सिंघानिया के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को हटाने और अपने अपमान का बदला लेने के लिए था। एक आदमी मर जाए तो ठीक है, आन्या सिंघानिया देर सबेर भूल जाएगी, लेकिन आन्या के बगल वाली महिला को निशाना बनाने से निश्चित रूप से परेशानी होगी। क्या ये रोहन मेहरा का काम हो सकता है? युक्ति मंत्री ने पूछा। असंभव, मैं रोहन को जानता हूं, वह इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेगा। अब रोहन शायद मेरी ही तरह है, ये भी अनुमान लगा रहा है कि अपराधी कौन था। विक्रांत ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। फिर उसकी निगाहें गंभीर हो गईं और उसने शांति से पूछा, क्या भेजे गए सभी लोगों का ध्यान रखा गया? कोई निशान तो नहीं बचा, है ना? चिंता मत कीजिए छोटे साहब, सोंग यांग और उसके आदमी सब मर चुके हैं। पुलिस के अनुसार सोंग यांग के सभी 7 आदमी एक दुखद अंत को प्राप्त हुए। हालांकि उनके चेहरे पहचानने योग्य नहीं हैं, संख्या के आधार पर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि सोंग यांग का कनेक्शन कट गया है। इसके अलावा रिया वर्मा का अपहरण करने वाले दोनों को भी निपटा दिया गया, कोई निशान नहीं छोड़ा गया। भले ही कोई जांच करना चाहे, वे हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। युक्ति मंत्री ने दृढ़ता से आश्वासन दिया। यह अच्छा है। विक्रांत ने थोड़ी राहत की सांस ली। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ रोहन मेहरा गुस्से में था। उदय सागर मर गया है और सम्राट एंटरटेनमेंट सिटी का मालिक भी मर गया है। वीर ने शिखा मेनन को बचा लिया। वीर के मालकिन के साथ संबंध के सबूत हासिल करने की हमारी योजना विफल हो गई और इस प्रक्रिया में हम खुद उजागर हो गए। चपल ने घटनाओं की विस्तार से सूचना दी। निकम्मे, वे सब के सब निकम्मे हैं। ये छोटा सा काम भी नहीं कर सके। मैं उन्हें मेहरा परिवार में किस लिए रखता हूँ? रोहन गुस्से से उबल रहा था। विक्रांत के त्रुटिहीन संचालन के विपरीत अब उसने एक महत्वपूर्ण कमजोरी उजागर कर दी थी। शुरू में उसने सहायता के लिए प्रचंड बाघ गिरोह को लगाया था, जिसमें उदय सागर समर्थन प्रदान कर रहा था, अप्रत्याशित जटिलताओं के डर से। अब चीजें और भी बदतर हो गईं, इसमें शामिल सभी लोग जाल में फंस गए। उदय सागर, वह कमीना, ये छोटा सा काम भी नहीं कर सका। वीर को शिखा का ठिकाना कैसे मिला? शुक्र है कि वह मर गया, नहीं तो मैंने उसकी जिंदा खाल उधेड़ दी होती। रोहन ने गुस्से से बड़बड़ाया। छोटे साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? वीर और शिखा वापस आते समय एक कार दुर्घटना में शामिल हो गए और शिखा मर गई। क्या हम पर शक करना आसान नहीं है? चपल ने चिंतित होकर पूछा, क्या शिखा की मौत विक्रांत की तरफ से हुई हो सकती है, हमें फंसाने के लिए? अगर ऐसा है तो ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। विक्रांत खन्ना क्रूर है, लेकिन वह कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। चाहे वह हो या मैं, हम दोनों चाहते हैं कि वह कमीना वीर मर जाए। दूसरों की मौत, खासकर आन्या सिंघानिया के आसपास के लोगों की, हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। रोहन ने सोच समझकर अपनी समझ और विश्लेषण पर विचार करते हुए कहा, ऐसी घटना के साथ या तो यह एक दुर्घटना थी या कोई और ताकत वीर को मारना चाहती थी। हमारे लोगों को वीर के कोई और दुश्मन नहीं मिले। चपल ने टिप्पणी की। अगर यह वास्तव में वीर के दुश्मनों ने किया है तो ये दिखाता है कि वे महत्वहीन नहीं हैं और गहराई से छिपे हुए हैं, स्वाभाविक रूप से पता लगाना कठिन है। स्थान से ये स्पष्ट है कि सीमेंट ट्रक का चालक वीर को निशाना बना रहा था और शिखा सिर्फ एक आकस्मिक शिकार थी। चिंता से भरकर रोहन इस घटना से अपने लिए उत्पन्न हुई परेशानी के बारे में चिंतित था। स्थिति से खुद को दूर करने के लिए हर संभव तरीका खोजो।
रोहन ने लाचारी से उत्तर दिया। अब इस घटना में प्रचंड बाघ गिरोह शामिल था और मेहरा परिवार इसके पीछे था। स्थिति चाहे जो भी हो, संदेह दूर करना लगभग असंभव था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चपल अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए चला गया। तारांकन तारांकन तारांकन। माया अत्यंत चालाक थी, उसने किसी भी निशान को छोड़ने से बचने के लिए एक पुस्तकालय में यातायात प्रणाली को हैक किया। इस समय वह पहले ही रक्त कपाल के पास लौट आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हत्या की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बाद भी हम वीर को मारने में विफल रहे। इसके बजाय एक महत्वहीन व्यक्ति मर गया। माया ने कड़वाहट से भौहें सिकुड़ी, वह अत्यंत अनिच्छुक थी। रक्त कपाल घटनास्थल पर वीर की प्रतिक्रिया के फुटेज को देखते हुए सावधानी से टिप्पणी की, यह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है, कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे भरोसेमंद अधीनस्थ लगभग सभी उसके हाथों मारे गए। उसे मारना आसान नहीं होगा। मुझे उसे फिर से चुनौती देने का अवसर खोजना होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि उसकी हैकिंग कौशल मुझसे बेहतर है। माया पहले वीर के खिलाफ हैकिंग में हारने के बारे में अभी भी दुखी थी। इस बार उसे आसानी से मारने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन फिर से विफल हो गई। उसे कम आंकना नहीं चाहिए। रक्त कपाल की निगाहों में हिचकिचाहट की एक झलक दिखी, फिर उसने कहा, एक बार जब ये तूफान गुजर जाएगा तो एक चैरिटी कार्यक्रम आयोजित करो। मेरा लक्ष्य व्यक्तिगत रूप से आन्या सिंघानिया से जुड़ना है, फिर अपने हाथों से वीर को एक खतरे के रूप में खत्म करना है। संगठन के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक के रूप में मैं यह मानने से इनकार करती हूं कि कुख्यात रक्त कपाल उसे नहीं मार सकती। अस्पताल, शवगृह। आन्या सिंघानिया और उसकी बहन अदिति चौहान, रिया वर्मा और हंसा की 10 लड़कियां सभी मौजूद थीं। शिखा की मौत ने सभी को बहुत दुख पहुंचाया, खासकर आन्या और सान्या को, जो बहुत गहराई से प्रभावित हुई थीं। अदिति के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वह शिखा के शव को अस्पताल ले आई। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि शिखा का शरीर थोड़ा बेहतर दिखे, और शरीर पर खून के धब्बों को पहले ही साफ कर दिया गया था। क्या शिखा के कोई रिश्तेदार हैं? हमें अंतिम संस्कार के बारे में क्या करना चाहिए? वीर ने दर्द सहते हुए पूछा। आन्या ने भारी स्वर में कहा, शिखा अकेली है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। वह अकेले रहती थी, और ऐसा लगता है कि उसकी मां सालों पहले अधिक काम और बीमारी के कारण गुजर गई थी। मैंने एक बार उससे सुना था कि उसके माता पिता का जल्दी ही तलाक हो गया था, और उसके पिता एक बहन को विदेश ले गए थे। बाकी विवरणों के बारे में मैं बहुत कम जानती हूँ। मैंने जांच की, और स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी आन्या ने बताई। उसके माता पिता के तलाक के बाद शिखा और उसकी माँ का जीवन कठिन था। उसकी माँ ने पाई पाई जोड़कर शिखा को पढ़ाया, लेकिन शिखा की माँ हमेशा बीमार रहती थी।